Hello and welcome guys to daily news analysis of Indian Express. I know कि थोड़ा सा ना लेट हो रहा है हमारा डिस्कशन। एक्चुअली उसका रीज़न है कि दैट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्टैटिक कम करंट लिंकेज के साथ पढ़ सकें इसे, ठीक है। तो मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। लाइक जैसे इसमें हमारे पास जो भी टर्म्स आते हैं या कोई कंसेप्ट आते हैं, जैसे एलनिनो आईओटी के कंसेप्ट आए थे, राइट। उसी तरह जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आता है, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन लॉन्चिंग दिस course. It will be a paid course for, but not much, just ₹1000 per month. But this will make sure that आपका करंट और स्टैटिक से लिंक होके आपका न्यूज़पेपर से जो 360 डिग्री हॉलिस्टिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। ओके, सो वेरी सुन वी विल लॉन्च दिस। चलिए आज का शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 7 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू के 3 पेजेस पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो यहाँ पर तो वही बातें आ गई हैं वापस से यूसीसी की, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब नहीं जाएंगे इसमें। जब ये लॉ बन जाएगा तब हम उसके प्रोविजन डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया के एक मॉडरेट लीडर इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं, तो इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि अभी ये ऐसे टाइम पे आ रहे हैं ना जब हम लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इस बारे में अपने कोई कमेंट देते हैं तो वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का सही मैसेज जाता है कि यूसीसी इज नॉट अगेंस्ट यू। ओके, इट्स जस्ट कोडिफाइंग दी लॉज जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो। तो ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है बस, और इनसे बुलवाया भी जाएगा, आप देखिएगा। यूसीसी के सपोर्ट में बुलवा भी लेंगे। नाउ गवर्नमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स नॉट फ्री स्पीच। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जो आप अपने एग्जाम्स में, अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे इन लोगों ने कहा है कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने दैट दोज एडवोकेटिंग वायलेंस और लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको वायलेंस करने की और टेररिज्म टाइप की चीजें करने का अधिकार मिल जाता है। ओके, देन हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आपका पीआईबी है, इसका काम है न्यूज को सही तरीके से प्रेजेंट करना पब्लिक में, तो फिर आप एक अलग से यूनिट क्यों बना रहे हैं फेक न्यूज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कोई भी लॉ, चाहे उसके इंटेंशन कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इट हैज टू गो। यहाँ पे पूरा मैटर ये है कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आप ये इंटरमीडिएरी रूल्स जो आए थे लास्ट ईयर 2021 में, उसको पढ़ लें एक बार। तो इन्होंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया है जिस थ्रू विच गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू दी फैक्ट चेक यूनिट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट यही कह रहा है कि जब पीआईबी है तो आपको अलग से फैक्ट चेक यूनिट बनाने की क्या जरूरत है, इस पे आप अपना जवाब दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ठीक ठाक जवाब दे नहीं पाए, वो थोड़ा टाल मटोल वाला ही जवाब दिया उन्होंने। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेटिशन लगी है। सो हमारे जो आईटी रूल्स है उनमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है द कंटेंट मार्क्ड बाय एफसीयू means fact check unit as fake or misleading will have to be taken down by online intermediaries if they wish to retain their safe harbor। safe harbor मतलब लीगल इम्यूनिटी मिलती है ना इनको। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑनलाइन इंटरमीडियरी, इससे क्या मतलब है? ऑनलाइन इंटरमीडियरीज मतलब जैसे ट्विटर हो गया आपका, ठीक है, ट्विटर या फेसबुक या कुछ भी, ठीक है। इन ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को कहा है अगर कोई फेक न्यूज आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर होती है और हमारी फैक्ट चेक यूनिट उसे आइडेंटिफाई करती है कि ये वीडियो फेक है या ये इन्फॉर्मेशन फेक है, तो आपको उसे रिमूव करना होगा। ऑलराइट, तो ये जो मैं आपको पढ़ने को कह रहा था, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स अमेंडमेंट रूल 2003। तो आप ये जो अमेंडमेंट छोड़िए, ये जो पूरा कोड आए थे ना 2021 में, उसको अच्छे से डिटेल में अपने स्टैटिक नोट से पढ़ लेना। यही सब हम अपने अगले कोर्स में लॉन्च करने वाले हैं कि जो स्टैटिक चीजें वो इसके साथ ही पढ़ाई जाएं, ताकि आप लोग का एक होलिस्टिक कवरेज हो जाए। क्योंकि आपके पास बहुत से सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने को, ऑप्शनल पढ़ना है आपको, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको अनसाइडिंग प्रैक्टिस करनी है। अब उसमें पॉसिबल नहीं है कि आप न्यूज़पेपर का डिस्कशन देखो, उसके बाद जाके जितना इसमें स्टैटिक चीजें आई है उन सबको सर्च करके वो पढ़ने बैठो, मुश्किल हो जाता है ना, राइट। फिर माइटी, यहाँ पर इसके मैंने आपको वेरियस डिपार्टमेंट बताए थे पिछले वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा काम का नहीं है, ये सब स्टेट लेवल की और सिटी लेवल न्यूज़ है, तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है।
नेक्स्ट ये ऑर्डिनेंस जो था ना, मैंने आपको बताया था दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस, जिसने सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू जो ऑफिशियल्स थे दिल्ली सरकार के अंडर में, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था सेंटर ने। तो इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट सुनवाई है 10 जुलाई को। तो जैसा भी इस जजमेंट में निकल के आता है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसे। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है सभी। प्राइम मिनिस्टर की अगली विजिट होने वाली है फ्रांस, पेरिस में। तो उसको लेकर कुछ बातें हैं, क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था, यहाँ पर ना एक होती है बेसिल डे परेड। ये बेसिल डे क्या था, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें ये बेसिल एक जेल हुआ करती थी जहाँ पे पेरिस मॉब ने जाके सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया था। मतलब वो जेल मानी जाती थी एपिटोम ऑफ द किंग। ठीक है, किंग अपने सारे जो एनिमीज होते थे उनको वहां पे रखता था, या जो उसके अगेंस्ट बोलते थे। तो जब ये प्रिजन को ब्रेक किया पब्लिक ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बना कि अब किंग की अथॉरिटी से नहीं डरेगी पब्लिक। ओके, तो कभी हम मैं जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तब वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये परेड होती है हर साल इनकी। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 14 जुलाई commemorated as Basile Day is the anniversary of storming of Basile in 1789 during French Revolution. ओके, चलिए। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ आईआईटी मद्रास अपना एक ब्रांच सेटअप कर रहा है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया। इसको आप मैप देख लें, या मैं करवा दूंगा इसका मैप भी कभी। आज भी मैंने आपके लिए दो मैप रखे हैं जो न्यूज़ में है हमारे। और यहाँ पर तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया को भी शेयर करता है अलॉन्ग विद कीनिया एंड रवांडा। ठीक है, लेक विक्टोरिया। और फिर आईआईटी मद्रास यहाँ पे कैंपस सेटअप कर रहा है। इसके अलावा पहले भी हमारे यहाँ आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर ने अबू धाबी और कोलालमपुर में कैंपस सेटअप किए हुए हैं। तो ये आप अपने एग्जाम्स में कोट करते हैं, क्योंकि इससे क्या बढ़ता है, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है ना हमारा। ठीक है, और तंजानिया में खोल रहे हैं तो सिर्फ तंजानिया के बच्चे नहीं आएंगे, वहाँ पूरे अफ्रीकन कंट्रीज से जो भी बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे वो यहाँ पढ़ने आएंगे, राइट। तो इसी को कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आ गई है हमारी इंडस वाटर ट्रीटी। इसको लेके मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा अच्छे से। आई होप आपने पढ़ा हो शायद, या फ्रेशर होंगे तो नहीं पढ़ा होगा। इंडस वाटर ट्रीटी, तो देखिए इसमें क्या था कि 6 रिवर्स थी ना हमारे पास, और जो इंडस बेसिन है उसमें 6 इंपॉर्टेंट रिवर है। तो सतलज, ब्यास एंड रावी, इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न रिवर। तो ये दी गई है इंडिया को पूरी तरीके से कि आप इसका पूरा पानी खुद यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है चेनाब, झेलम, इंडस, इसका इंडिया को दिया गया है सिर्फ 20% वाटर आप यूज कर सकते हैं। 80% वाटर एलोकेट किया गया है पाकिस्तान को। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत आती है तो आप ये जिंगल याद रख लें, S B रवि। ओके, नाम है सपोज किसी का S B रवि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई S B रवि नाम के आदमी हैं, वो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्ट जिंगल के तौर पे। और ये इसी तरह सीक्वेंस है, नीचे और फिर ये उसके ऊपर। ठीक है, तो नीचे की जो 3 रिवर हैं, थोड़ा ईस्टर्न साइड में, ये इंडिया को 100% एलोकेट हुई है। ऊपर वाली में से हम 20% ले सकते हैं और 80% पाकिस्तान को देना होगा। तो अब ये जो ऊपर वाली रिवर है इन्हीं को लेके कुछ विवाद है, क्योंकि एक किशन गंगा रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, उस पर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हाइड्रो पावर, और राटले प्रोजेक्ट बना रहे हैं चेनाब रिवर पर। ओके, तो पाकिस्तान को इन दोनों से दिक्कत है कि आप हमारा वाटर डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमें जो 20% एलोकेशन अलाउ है ना, उसके हम वो भी पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट भी जो है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि हम पे वाटर स्टोर नहीं कर रहे, वाटर फ्लो हो रहा है वहां से और हमारे टर्बाइन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इन्हें कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब इसका जो डिस्प्यूट है उसको लेके प्रॉब्लम हो रही है कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या गया कहा गया था जब ये एक्ट बना था। और पहली बात तो ये वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से बना था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन करने से बना था। नेहरू जी थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वाज रियली वेरी वेरी लिबरल कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दे दिया जरूरत से। इतना भी राइट बनता नहीं था उसका बॉर्डर पे। एनीवे, तो हम आते हैं इस पे। तो डिस्प्यूट अगर होता है तो सबसे पहला तो है कि हमें दोनों देशों को एक परमानेंट इंडस कमीशन स्टैब्लिश करनी होगी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर सॉल्व ना हो पाए तो फिर आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को। ठीक है, और अगर वहां भी बात ना बने तो फिर मैटर चला जाता है एक कमिटी ऑफ आर्बिट्रेशन।
तो अब इन दो प्रोजेक्ट में यही इशू है कि इंडिया कह रहा है कि देखिए ग्रेडिंग मैकेनिज्म है ना ये, कि पहले यहाँ पे सोल्व करो, यहाँ ना हो तो ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इंडिया कह रहा है कि ग्रेडिंग मैकेनिज्म के अराउंड अकॉर्डिंग पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करे वर्ल्ड बैंक, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि आप डायरेक्ट ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप कीजिए, और वर्ल्ड बैंक ने मान भी ली उसकी बात। तो इंडिया ये कह रहा है हम ये बात नहीं मानेंगे, जो ग्रेडिंग मैकेनिज्म है आप उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। ओके, तो आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये पूरा क्रक्स यही है, ठीक है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर है हेग में, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अपना डिटेल से आईआर के नोट से कंप्लीट कर लीजिएगा, कौन से ईयर में बना, कैसे उसके जजेस अपॉइंट होते हैं, कितने होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, ये सब आप वहां से देख लें। ये बाद में नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर्स में कराएंगे ये सब। चलिए एक बार फिर से वही चीज आ गई है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछले एक हफ्ते से लगातार न्यूज में बना हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 2017 में एक 8 मेंबर कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक है, हेडेड बाय एन एमिनेंट साइंटिस्ट दैट इज के कस्तूरी रंगन, ठीक है। एक कमेटी सेटअप हो गई। अब इस कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए, इनके रिकमेंडेशन आए, इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बन के आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्लियर। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही सेटअप किया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, ये जो हम सारे पूरे एक हफ्ते भर से पढ़ रहे हैं। अब इसका जो गवर्निंग बोर्ड है, जो गवर्निंग बोर्ड होगा उसके चेयरमैन कौन होंगे, खुद प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये भी हमने देख लिया। फिर इसके अंदर कितना फंड सेटअप किया गया है, तो किया गया है 50,000 करोड़ का, ऑल राइट, जिसमें से गवर्नमेंट सिर्फ कुछ इक्विटी देगी और कुछ लेके आएंगे ये लोग प्राइवेट सेक्टर की मूवमेंट से, ठीक है। कुछ फंडिंग गवर्नमेंट देगी, कुछ प्राइवेट, एग्जैक्ट नंबर नहीं जानना है, सिर्फ कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज किए जाएंगे फंड। ओके, फिर गोल क्या है इनका, वही सब करना है, इकोसिस्टम डेवलप करना है हमें, किसका, इनोवेशन का, राइट। हमें एकेडमिक्स, एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज करना है, ऑल राइट, ठीक है। तो यही सब बातें इसमें बार बार रिपीट हो रही हैं, अब हम दोबारा नहीं देखेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है जो काम का है, अगर आपको और देखना हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पैराग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंडिया नीड्स ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव ग्रांट सिस्टम दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय दिस। ठीक है, कॉम्पिटिटिव ग्रांट से मतलब है कि यूनिवर्सिटीज आपस में अच्छी अच्छी रिसर्च करके कॉम्पीट करेंगे, देखिए हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी रिसर्च हो रही है, हमें और ज्यादा फंड दीजिए तो हम और बेटर कर पाएंगे। ओके, तो मतलब एक तरह का कॉम्पिटिशन हो यूनिवर्सिटीज में। The number of institute and universities, medical schools have increased significantly. Number of doctoral students have also increased, but the overall funding कम होने की वजह से it lead to poor doctoral level training, which has very grim consequences for the country. To accelerate the research in new and emerging areas where interdisciplinary is critical. देखिए एक होता है कि यहाँ पे कहा गया कि इंडिया की उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसे अब मान लीजिए कि सपोज कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इकोनॉमी में भी है, ठीक है, या सपोज कीजिए कि हिस्ट्री में उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो ये जो अलग अलग डिसिप्लिन है ना, इनके बीच बहुत आइसोलेशन है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमी जैसी चीज नहीं पढ़ाई जाती है कॉलेज में, ठीक है। तो इस कमेटी ने सबसे बड़ा रिकमेंडेशन यही दिया है, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कि आप ये जो सिलॉस में हो रही है ना, इसको बंद कीजिए, बच्चे को अलाउ कीजिए, अगर वो कुछ दूसरी चीजें भी पढ़ना चाहता है तो इसको अलाउ करना चाहिए। ओके, तो ये जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ हमारी बात हो रही थी एनआरएफ को लेके, ऑलराइट। कल एक न्यूज देखी थी हमने जिसमें एक थिंक टैंक था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसको हॉन्ट कर रही है गवर्नमेंट। तो पहले तो क्या किया था इन्होंने कि इसका जो FCRA रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया था होम मिनिस्ट्री लास्ट ईयर। FCRA क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है अगर आप कोई फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हो तो। ओके, जैसे अगर आपका एक एनजीओ है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, तो आपको मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन से कुछ फंडिंग मिल रही है कि लीजिए आप पैसे लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। या वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है कि आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट या एनजीओ या कोई प्राइवेट फॉर्म, तो आप फंडिंग ले लीजिए। तो इस तरह की फॉरेन फंडिंग के लिए जरूरी हो जाता है FCRA रजिस्ट्रेशन कराना। अब लास्ट ईयर होम मिनिस्ट्री ने इस सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब उनके फॉरेन फंडिंग रुक गई, पहली बात। दूसरा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया इनका टैक्स एग्जेम्पशन जो 1976 से इनको मिल रहा था,
दूसरी चीज हो गई। थर्ड, इन्होंने एक शो कॉज नोटिस भी दे दिया है कि आप ये बताइए कि आप जो एक्टिविटीज है वो उन ऑब्जेक्ट और कंडीशंस को सूट नहीं कर रही है जिस बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया था खुद का। ऑलराइट। तो केस ये है कि इन्होंने एक हसदेव मूवमेंट हुई थी कोल माइनिंग के अगेंस्ट छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट में। तो वहां पर इन्होंने फंड किया था, कोई जन अभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था थी उसको, जो एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए काम करती थी। तो इसी को लेके गवर्नमेंट कह रही है कि आपने फंडिंग किया है इन लोगों को कि आप लिटिगेशन लगाई जा सकती है इश्यूज पे, वो इश्यूज बताइए। उसके बाद आप पीपल्स को मोबिलाइज कीजिए अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। ओके, फंड दिए आपने इस मूवमेंट को। तो ये सब आपके मैंडेट के बाहर है। आपका तो काम है सिर्फ रिसर्च करना इश्यूज के बारे में। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप फंडिंग दे रहे हैं कि जाइए लिटिगेशन फाइल कीजिए कोर्ट में, पीपल को मोबिलाइज कीजिए अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। तो ये आपके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे रजिस्ट्रेशन में, उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसका सेकंड साइड ये है कि देखिए, ये जो रिसर्च थिंक टैंक्स होते हैं ना, ये अच्छे से डेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं इनमें। ठीक है, फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं जो ट्राइबल्स की कल्चर को समझते हैं, जो समझते हैं कि यहाँ से एक बात बताइए, अगर कहीं प्रोजेक्ट आता है, ट्राइबल्स को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है और फिर उसमें कंपनीज जो माइनिंग करती हैं कहती है देखिए हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपके लिए स्कूल्स बनाएंगे, आपको घर बना के देंगे, आपको जॉब्स देंगे। वो ट्राइब्स वहां पे क्या जॉब करेगा? ज्यादा से ज्यादा गेट कीपर बन सकता है उस कंपनी में, राइट। लेकिन उसकी जो लाइवलीहुड थी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट, वो तो खत्म हो गई। वो जो इतने सालों से वहां पे रह रहे थे आपस में, आपको एक नई जगह डिस्प्लेस कर दिया जाए जहां आप 30 साल से रह रहे हो, तो वो चीज गलत होती है ना। तो इन्हीं चीजों के अगेंस्ट ये एनजीओ वगैरह पूरा गवर्नमेंट को फीडबैक देते हैं कि देखिए ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर गवर्नमेंट इस तरह से फंड करेगी तो जो एक प्रॉपर पॉलिसी रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि उसी बेसिस पे आप डेवलप करते हो ना अपनी डिसीजन मेकिंग को। जब तक आपके पास ग्राउंड लेवल से सही इनपुट नहीं आएंगे कि इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं लोकल पीपल्स को, लोकल इकोनॉमी को, तो आप कैसे करेंगे एक अच्छी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग? ठीक है। तो क्रक्स इस आर्टिकल का ये है कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास नीचे से एक अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए जो एक्सपर्ट्स के थ्रू आए। हमेशा आप ऊपर बैठ के पॉलिसी बना देंगे और नीचे जाके उसे इंप्लीमेंट कर देंगे तो नुकसान होगा। बेटर है कि आप नीचे से इनपुट्स लीजिए कि क्या चाहते हैं वहां के लोग, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम इस चीज को, कि हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके लेकिन हमारे वहां के जो लोकल लोग हैं उनका लॉस भी ना हो। ओके। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम भी थी तो वो कह सकता था कि आप ये चीजें एड्रेस कीजिए। ठीक है। आप सीधे सीधे उनको कैंसिल कर देना, तो ये तो वो लाइसेंस परमिट राज जो चलता था पहले इंदिरा गांधी के टाइम, ये तो आप उस बेसिस पे आ गए। ओके। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट रिसर्च थिंक टैंक्स की जरूरत एक डेमोक्रेसी में हमेशा होती है, ताकि वो बेटर रिसर्च कर सके वहां के लोकल इश्यूज के बारे में और लोकल पीपल के बारे में, और अपने इनपुट्स दे सके ऊपर टॉप लेवल पर, ताकि जो गवर्नमेंट है वो बेटर पॉलिसी फ्रेम कर सके। ऑलराइट। तो ये इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स था। फिर यहाँ पे ये सिर्फ ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो सैंपल साइज होता है ना हमारे इन सर्वेस का, एनएसएस, एनएचएफएस, पीएलएफएस, कि इनका सैंपल साइज ही सही नहीं है। कुछ हजार लोगों के बेसिस पे आप नहीं रीच कर सकते, बट वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगेन यूसीसी की बात है, काफी कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सब आपका फालतू के टॉपिक्स हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इंडिया यूएस के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है ना कि हम लोग डिफेंस में, सॉरी नॉट जस्ट डिफेंस, स्पेस सेक्टर में कॉपरेट करेंगे। तो वहाँ पे यूएसए ने कहा है हम आपके एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ना एक गगनयान मिशन 2024 या 25 में, जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे स्पेस में। ऑलराइट। फिर यहाँ पर देखिए जीएसटी काउंसिल, ये जो ऑनलाइन गेम है ना, इन पे टैक्स लगा सकता है। जब होगा, मीटिंग हो जाएगी और कुछ निकल के आएगा तब हम देखेंगे। यहाँ पे फिर वही सब है कि अगर इंडिया की करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, आर्टिकल पढ़ना इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। अगर इंडिया का रुपये इंटरनेशनलाइज हो जाता है तो क्या है कि जैसे सपोज हम इराक से तेल खरीद रहे हैं और इराक हमसे खरीदता है फूड। ठीक है। तो जब हमने ऑयल खरीदा तो हम इनकी लोकल करेंसी में पे कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की रुपी करेंसी में पे कर दिया। ठीक है। अब ये रुपी चला गया ईरान के पास। अब ईरान इस रुपए का क्या करेगा? जब उसको इंडिया से फूड खरीदना होगा, ये हमारे यहाँ से वीट राइस वगैरह बहुत एक्सपोर्ट होता है इन देशों में, क्योंकि वहां की जमीनों में तेल ज्यादा है, पानी कम है।
ठीक है, तो यही रुपये में आप पेमेंट हमें कर देना वापस, राइट। इसे कहते हैं डील इन लोकल करेंसी, ऑलराइट। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों देशों के बीच में ट्रेड कहीं ना कहीं बैलेंस हो, कि जितना हम आपसे कुछ खरीदते हैं उतना ही आप हमसे खरीदते हैं। अब इमेजिन कीजिए चाइना को, चाइना और इंडिया। अब इससे कहें हम कि देखिए आप, हम आपसे जो खरीद रहे हैं हम आपको रुपये में पे कर देते हैं, ठीक है, बोले। फिर आप हमसे जब कुछ खरीदोगे तो यही रुपये में आप हमें रिटर्न पे कर देना। पर चाइना कहेगा यार आप मुझसे खरीदते हो करीब $100 बिलियन का सामान, मैं आपसे खरीदता हूँ मुश्किल से $40 बिलियन का सामान। तो जो $60 बिलियन डॉलर का सामान जो आप मुझे रुपी करेंसी में पे कर रहे हो, तो उस रुपए का मैं क्या करूंगा। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को अगर कल को मान लो रशिया से कोई जेट खरीदे हैं चाइना को, तो रशिया तो नहीं लेगा ना रुपी मुझसे, वो तो डॉलर की टर्म में ही मांगेगा, क्योंकि हर कंट्री डॉलर एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कितना बेटर इंटीग्रेट हो। ओके, अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आपकी करेंसी की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। आज अगर आप श्रीलंका से कहें कि चलिए अपन ट्रेड करते हैं रुपये, वो कहेगा नहीं। लेकिन अगर आप उससे कहो चलिए चाइनीज युआन में ले लीजिए, वो कहेगा ठीक है, क्योंकि उसको चाइना के साथ ट्रेड करता रहता है वो। तो आज इंडिया से चाइनीज करेंसी लेगा वो, अगर बच भी गई उसके पास, तो कल को वो चाइना से खरीद लेगा उसी करेंसी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप जितना ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उसी बेसिस पे बस आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग $1 के लिए $80 पे कर रहे हैं तो वो कोई ऐसा फिक्स है, वो फिक्स नहीं है। अगर आज हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दें, ठीक है, हमारी चीजें बहुत ज्यादा बिकने लगे, तो हमारा रुपये स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वो हो नहीं पा रहा कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत पुअर कंडीशन में। चलिए मैं आपको आर्टिकल भी पढ़ा देता हूँ, ये हटा देता हूँ पहले। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रूपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। It involves promoting the rupee for import and export trade, and then other current account transactions followed by its use in capital account transaction। अब मैंने कल आपको बताया था कि दो अकाउंट है ना हमारे पास, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारे पास है फुल कन्वर्टिबिलिटी, बट कैपिटल में है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, ये इतना याद है। The internationalization of the currency, which is closely interlinked with the nation's economic progress, require further opening of the currency settlement and a strong swap and forex market. More importantly, it will require full convertibility of currency on the capital account and cross-border transfer of fund without any restriction। और मैंने आपको पहले कुछ और भी बताया था, रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, फर्स्ट शुरू के जो वीडियो थे, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। इसमें यही रिस्ट्रिक्शन है कि आप करीब करीब $12.5 लाख ले जा सकते हो एक साल में, डॉलर में कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी को, ठीक है। तो ये भी हमने लिबरलाइज्ड, ये जो कह रहा है ना ट्रांसफर फंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो अभी तो ये भी नहीं है हमारे यहाँ, तो रिस्ट्रिक्शन है इस पे भी, ठीक है। ये कह रहा है फुल कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए करेंसी की कैपिटल अकाउंट में भी, तो हमने वो भी अलाउ नहीं किए। तो फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कैसे कर पाओगे? ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आइए, एडवांटेजेस क्या होंगे इसके अगर हम ऐसा कर पाए तो। सबसे पहले यूज ऑफ रुपी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मिटिगेट करेंसी रिस्क फॉर इंडियन बिजनेस। क्योंकि देखिए अगर आज कोई प्राइवेट फर्म है, जैसे सपोज रिलायंस, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करता है, यानी कि कहीं फॉरेन से पैसा लेके आता है। अब आज जब सपोज कर लो कि आज वो $100 लेके आया था, ठीक है, तो $100 मतलब आज $1 के बराबर था, जस्ट इमेजिन, ठीक है। लेकिन अब जब उसको चुकाना है वापस, तो सपोज कीजिए कि डॉलर की वैल्यू गिर के 150 हो गई, ठीक है। अब $1 150, तो उसको ₹150 वापस करने पड़ेंगे, जबकि वो लाया तो सिर्फ $100 था। लेकिन ये करेंसी फ्लैक्चुएट हो गई, ठीक है। अगर हम डॉलर के टर्म में डील ना करके सिर्फ रुपी लाए होते $100, तो वो $100 100 ही रहते ना, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती ही नहीं। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो करेंसी का रिस्क होता है ना, वो बच जाएगा अगर हमारा रुपये इंटरनेशनलाइज हो जाए तो। ओके, और ये जो बोरिंग होती है ना फॉरेन से, ये आप रुपी टर्म में भी कर सकते हो कि रुपी की टर्म में ही कर दीजिए, उनको कहा जाता है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड, जब आप रुपी के टर्म में फॉरेन से पैसा लेके आते हो ना अपनी करेंसी में, उसे कहते हैं मसाला बॉन्ड।
Alright. Now, protection from currency volatility reduces the cost of doing business and improves the chances for Indian business to grow globally. Alright. और इसके अलावा हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी मैनेज करके रखते हैं, राइट? बहुत सारे रिजर्व भी बना रखे हैं इंडिया ने, करीब करीब $650 बिलियन। ये क्या काम करते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व यही करते हैं कि जैसे आज सपोज हमारे यहाँ सडनली मार्केट से, आप इमेजिन कीजिए एक मार्केट है, ठीक है, वहां से डॉलर का आउटफ्लो होने लगा कि लोग वापस ले जा रहे हैं, यूएस वाले अपना डॉलर वापस ले जा रहे हैं। तो इंडिया में क्या हो जाएगी? शॉर्टेज की कमी, डॉलर्स की कमी। अब डॉलर जब कमी हो जाएगी तो एक इंसान कहेगा यार मुझे $1 चाहिए, आप मुझसे 90 रुपए ले लो। दूसरा कहेगा नहीं नहीं मुझे भी डॉलर चाहिए, आप तो मुझसे 100 ले लो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा रुपी डेप्रिशिएट होने लगा, यानी कि जो रुपी पहले, जो $1 पहले 90 रुपए का मिल रहा था, अब वो हमें मिलेगा 100 रुपए का। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, ये कब होता है? जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाता है बाहर की तरफ। और ये कब होता है? जब यूएसए का फेड बैंक इनके रेट बढ़ा देता है ना, आप न्यूज में जो देखते हैं कि यार फेड ने रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। जब इंटरेस्ट रेट उधर बढ़ा देता है, यानी कि उनके यहाँ पे जो लोग बैंक से डॉलर ले रहे थे वो महंगा हो गया, तो वो क्या करते हैं, इंडिया से अपना डॉलर निकाल लेते हैं कि यार डॉलर वापस लाओ अपना। तो ऐसे में आउटफ्लो बढ़ जाता है इंडिया से, और इंडिया से जब आउटफ्लो बढ़ जाता है डॉलर की हो जाती है शॉर्टेज, तो ये डेप्रिसिएशन तेजी से हो जाता है। अब जब ये डेप्रिसिएशन तेजी से होने लगता है ना, तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेक्स रिजर्व से कुछ डॉलर निकाल के यहाँ सप्लाई कर देता है कि चलिए चलिए मैं अपनी तिजोरी से डॉलर निकाल के यहाँ पे मार्केट में डाल देता हूँ, ताकि ये जो होड़ मची थी ना कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, वो होड़ रुक जाए और ये डेप्रिसिएशन कंट्रोल में आ जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पूरी कहाँ पिक्चर है, जब भी ये फेड रिजर्व यूएसए का कुछ भी करता है ना, तो इंडियन मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो चलिए, और वो सब मैं आपको इकोनॉमी में और अच्छे से कराऊंगा बाद में। अब हम आते हैं कि यहाँ पे बैंक लॉकर, ये आरबीआई ने कहा है बैंक्स को, देखिए बैंकों में क्या होते हैं, लॉकर होते हैं जहाँ पे आप अपना गोल्ड रखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। हर साल लॉकर हर फैमिली लेती है, और इसके बदले में आपको क्या करने पड़ते हैं कि एक फी देनी पड़ती है, ठीक है, जो वेरी करती है 1200 से 12,000, ठीक है, कहीं पे 20,000 भी है किसी बैंक में, डिपेंडिंग की किस टाइप का अकाउंट है आपका। लेकिन आप ये अकाउंट लॉकर आप सिर्फ यूज कर सकते हो लीगल पर्पसेस के लिए, जैसे गोल्ड रखना लीगल है, पेपर्स रखना लीगल है। ये नहीं कि आपने कैश उठाया बहुत सारा और वहां जाके लॉकर में लॉक कर दिया अपना ब्लैक मनी, ये अलाउ नहीं है। आपने कोई ड्रग्स लिए लॉकर में लॉक कर दी, वो अलाउ नहीं है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि ये एग्रीमेंट करवाइए पब्लिक के साथ, और इसकी चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो ये भी पब्लिक के लिए कोई ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है, ठीक है। बैंक इसके चार्जेस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, बैंक कहता है कि देखिए इसमें हमारी मतलब इसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल तो होता है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपके यहाँ मैं लॉकर की अगर फीस दे रहा हूँ साल भर, तो आपका काम है प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक केस में बैंक कहता है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर ये सब डैमेज किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, लाइक एक्ट ऑफ गॉड, ओ माई गॉड वाली फिल्म की तरह, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया। तो ऐसे में अगर आपका अर्थक्वेक आया, बैंक की बिल्डिंग गिर गई, लोग तिजोरी से सोना लूट के भाग गए, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है एज अ बैंक, ओके। हाँ, अगर कोई जैसे थेफ्ट हो जाए, चोरी, तो बैंक लाइबल है। और लाइबिलिटी क्या होगी कि साल भर बैंक का जो चार्ज आपने भरा है, लाइक सपोज आपने साल के 12,000 रुपए दिए लॉकर के लिए, ठीक है, तो इसका 100 टाइम्स बैंक आपको देगा इन केस अगर चोरी हो गई, या इवन फायर, आग लगने से अगर बर्बाद हो गया सब, ओके, आपके कोई इंपॉर्टेंट पेपर चल गए, इसका 100 टाइम्स यानी कि 12 लाख रुपीज ये बैंक आपको देगा, ओके। तो बस इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि आरबीआई ने कहा है कि आप एक एग्रीमेंट करवाइए स्टैम्प पेपर पे पब्लिक से कुछ, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैंने आपको आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि आपके सबके घर में बैंक लॉकर लिए होंगे फैमिली ने। कार्ड नेटवर्क्स को कहा गया है कि आप यूजर को चूज करने दीजिए। देखिए एक तो होता है कार्ड इशुअर, है ना, जैसे आपका बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, ये हो गया आपके कार्ड इशुअर। उसके बाद होता है कार्ड नेटवर्क, जैसे अगर आप अपने एटीएम कार्ड पे देखेंगे तो वहां लिखा होगा वीजा या मास्टर कार्ड, ठीक है, या रुपे, ऑलराइट। तो अब क्या ये रुपए हमारा इंडिया का अपना है, ठीक है, वीजा मास्टर कार्ड ये सब अमेरिका के हैं यूएसए। लेकिन क्या है कि वीजा मास्टर कार्ड इन सबकी ना एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड ओवर। जैसे आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे रुपए कार्ड काम नहीं आएगा, वहां पे आपको वीजा मास्टर कार्ड ही चाहिए। या आप यहीं से ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं, लाइक सपोज आपको वेबसाइट बनानी है, आपने कोई डोमेन नेम परचेज किया, तो उसके लिए आप वीजा से ही पेमेंट कर पाएंगे, वो उससे नहीं कर पाएंगे रुपए से, ओके। तो आरबीआई ने यहाँ पे कहा है कि देखिए आप बाय डिफॉल्ट मत डिसाइड कीजिए कि आप वीजा कार्ड देंगे सामने वाले को, अगर आपने क्रेडिट कार्ड दिया है तो, या मास्टर कार्ड देंगे या रुपए कार्ड देंगे।
लेट पब्लिक हिमसेल्फ डिसाइड कि उसे कौन सा कार्ड चाहिए। ठीक है, बस ये इतनी सी बात कही गई है यहाँ पे, और कुछ एससीओ के समिट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां पे क्या क्या बातें हुई थी, टारगेटेड टेरर, मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रेड्स नाम का। ठीक है, तो ये चाइना और पाकिस्तान की जो डबल स्टैंडर्ड है उन पे भी बात हुई कि चाइना वहां पे ब्लॉक कर देता है उनकी लिस्टिंग को टेररिस्ट की। ठीक है, और पाकिस्तान तो स्पॉन्सर है ही टेररिज्म का। पुतिन के बारे में बस ये कहा गया कि आपके यहाँ पे जो म्यूटनी होने वाली थी उसको आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। उसका स्टेटमेंट सबमिट है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमारी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। राइट, उसके बाद इंडिया ने ये भी कहा है कि हम यूएसए के करीब भले ही हों, लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस हैं। ठीक है, हम अपनी ऑटोनमी मेंटेन किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यूएसए जो कहेगा वही हम करेंगे। फिर मेटा, देखिए फेसबुक का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मेटा, इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से एक है फेसबुक। तो इसी मेटा ने अभी को लॉन्च किया है थ्रेड, थ्रेड एज अ काउंटर टू ट्विटर, अगेंस्ट ट्विटर। क्योंकि ट्विटर पे क्या है, जब से इलॉन मस्क ने खरीदा ना, वो वहां पे सब बवाल कर रखा है उसने। उसने कहा कि ब्लू टिक, पहले क्या होता है, ब्लू टिक आपको मिलता था जब आपके एक सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो, फॉलोअर। अब आप बस 699 पे कीजिए और ब्लू टिक ले लीजिए। तो कोई भी ओंगे पोंगे छपरी ने ब्लू टिक ले रखा है, तो ट्विटर की वैल्यू गिर गई है थोड़ी। तो उसी का कंपटीशन बन के आया थ्रेड, जो मेटा ने निकाला है, यानी कि मार्क जकरबर्ग ने। ऑलराइट, ये सब एक स्पोर्ट्स की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्वीडन एंड टर्की। ये हो क्या रहा है कि स्वीडन चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बनूं, मैं मैप पे दिखाऊंगा आपको कहाँ है, लेकिन टर्की कह रहा है कि नहीं। हमारे क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले ना टर्की में एक आर्मी ने टेक ओवर करने की कोशिश की थी, बट फिर इनके जो प्रेसिडेंट थे एर्डोगन, उन्होंने एक ट्वीट किया, अपनी पब्लिक से अपील की, और पब्लिक ने अपनी देश की आर्मी वालों को चौराहे पे मारा था। ठीक है, जगह जगह, क्योंकि उनको पता है आर्मी रूल मतलब बहुत डेंजरस होता है, उस टाइम कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उनको। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोगों को स्वीडन ने अपने यहाँ पे जगह दे रखी है, जो टर्की में उस म्यूटनी में शामिल थे। तो ये जब नाटो मेंबर बनना चाहता है ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि नाटो मेंबर अब तभी बन सकती है सभी 31 मेंबर एग्री करें आपकी मेंबरशिप पे। तो टर्की ने रोक रखी है स्वीडन की मेंबरशिप को, वो उसको मेंबर बनने नहीं दे रहा है। ठीक है, नाटो रिक्वायर्स यूनानिमस अप्रूवल ऑफ 31 मेंबर टू एक्सपैंड, but Turkey accused Sweden of being too lenient towards group that Ankara says pose a security threat, including militant Kurdish group and people associated with 2016 coup attempt. Okay? तो यहाँ पर यही बातें हैं। यहाँ पे डच कुछ चीजें रिटर्न कर रहा है श्रीलंका इंडोनेशिया को, बट यूके यानी ब्रिटेन हमें नहीं कर रहा है हमारी। ऑलराइट, तो ये तो हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैप। चलिए इस पे आइए। ये है हमारा स्वीडन, तो हमारा नहीं उनका। ठीक है, कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आप उसमें बहुत पढ़ते हैं ना अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, मुझे आपको ये दिखाना है कि स्वीडन की बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर हो रही है। इधर होती है नॉर्वे से, ठीक? और इधर होती है फिनलैंड से। रशिया से नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, रशिया से शेयर होती है फिनलैंड और नॉर्वे की। ये देखिए इधर, ये ऊपर टॉप पे यहाँ, ये नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया शेयर कर रहे हैं, बट स्वीडन नहीं करता है। ओके, और यहाँ पे है हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया। ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ रिगा, दिस इज बाल्टिक सी एंड दिस इज नॉर्थ सी। ऑल राइट, ये क्लियर हुआ आपको स्वीडन का। इसकी कैपिटल देख ली हमने, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, नीचे बाल्टिक सी, इधर नॉर्थ सी, और इस तरफ आ जाता है आपका अटलांटिक सी, और यहाँ पर है नॉर्वेजियन सी। ठीक है, ऊपर छोटा सा देश है आइलैंड, और सॉरी आइसलैंड, एंड ऊपर रशिया के सबसे ऊपर है बैरेंट सी, और फिर फाइनली आर्कटिक ओशन। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हम आते हैं टर्की पे। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा टर्की के नेबर्स, ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे भूकंप इस साल आया हो, लेकिन क्वेश्चन अगले साल भी आ सकता है। तो पहले तो इसकी कैपिटल क्या है, इस्तांबुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि इसका टर्की का, ये देखिए आप, आधा पार्ट ये जो येलो में है ये लाई कर रहा है एशिया में, और इसका थोड़ा सा पार्ट लाई करता है यूरोप में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि दो कॉन्टिनेंट में मिला हुआ है। टर्की का कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ यूरोप में।
बात करते हैं इसके नेबरहुड की। बॉर्डर किस किससे शेयर होती है? तो यहाँ पर है ग्रीस, यहाँ है बुल्गारिया, ठीक है, यूरोप से। एशिया से देखें हम तो सबसे नीचे सीरिया, इराक, ईरान, अर्मेनिया एंड जॉर्जिया। क्लियर है यहाँ तक? ये सब इसकी बॉर्डर कंट्रीज हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका मैप। पहले मैं आपको ब्लैक सी दिखाऊंगा। ब्लैक सी क्यों दिखा रहा हूँ वही मैं बताता हूँ। देखिए, यह है यूक्रेन, यह है रशिया, इन दोनों के बीच में, और ये इनकी बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर ध्यान से देखिए, अभी जरूरत पड़ेगी। और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर है हमारा सी ऑफ अजोव, इसको ध्यान से देख लीजिए। और फिर ये सी ऑफ अजोव जब ब्लैक सी से कनेक्ट करती है ना, उसे हम कहते हैं कर्च स्ट्रेट, KRCH, कर्च स्ट्रेट। ऑलराइट। और ये जो आप छोटा सा पेनिनसुला टाइप देख रहे हैं, देखिए पेनिनसुला होता है क्या है, जो तीन तरफ बॉर्डर जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। जैसे हम इंडिया को भी कहते हैं इंडियन पेनिनसुला, क्योंकि हमारा इंडिया भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, राइट, एक तरफ लैंड मास से। उसी तरह ये जो है क्रीमिया, इसे क्रीमिया कहते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसे क्रीमिया, ये अनेक्स कर लिया था रशिया ने यूक्रेन से। एक मिनट यार, ये है हमारा क्रीमिया। ये यूक्रेन का पार्ट था पहले, इसको फिर अनेक्स कर लिया था रशिया ने। ओके, तो वापस आते हैं सी ऑफ अजोव, वहां से आप कर्च स्ट्रेट से होते हुए आएंगे ब्लैक सी में। इतना क्लियर हो गया यहां तक? अब ब्लैक सी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो हम दूसरे वाले मैप से बढ़ेंगे। ये देखिए, ब्लैक सी तक आ गए थे हम। अब अगर हमें ब्लैक सी से आगे जाना है, तो ये जो पतला सा लाइन देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। देखिए, पहली बात तो कि स्ट्रेट होती क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फेमस है, हमने सुनी है, क्यों? क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट होती है वो पतली सी वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है दो वाटर बॉडीज को, ठीक है। स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ये पतली सी बॉस्फोरस स्ट्रेट, ओके। बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकल के आप आ जाएंगे सी ऑफ मरमरा में, और फिर सी ऑफ मरमरा से वापस आपको निकलना होगा एक डार्डेनल स्ट्रेट से, पतली सी, और आप आ जाएंगे एजियन सी में। समझ में आया? एक बार फिर से पूरा शुरू से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था वहां पे? सी ऑफ एजोव। प्लीज ध्यान से, एग्जाम में ये चीजें आएंगी, परेशान करेंगी। सी ऑफ एजोव, वहां से निकल के हम कहाँ आए? ब्लैक सी में। एक सेकेंड, सी ऑफ अजोव के बाद हम किसके थ्रू निकले थे? हम कर्च स्ट्रेट से गुजरे। कर्च स्ट्रेट से निकल के हम कहां पहुंचे? ब्लैक सी में, ठीक है। फिर ब्लैक सी से हम आए बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए, बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। फिर सी ऑफ मरमरा से हमने पास किया डार्डेनल स्ट्रेट से होते हुए हम आ गए एजियन सी में, एजियन सी, ठीक है। और फिर यहां से हम फाइनली पहुंच जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में। ओके, तो ये पूरी लाइन है जो आपको ट्रैवल करनी होगी। सो क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। एंड पढ़ते रहिए। एंड जैसे ही हमारा स्टैटिक कम करंट कोर्स लॉन्च होगा, आई विल अपडेट यू, एंड डू ज्वाइन इट। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।